Hello everyone, welcome to our channel Target UGC नेट JRF। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे UGC नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2023 फरवरी मार्च मंथ में पूछा गया था। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तक्षशिला वाज वन ऑफ द चीफ सेंटर फॉर इम्पार्टिंग, मतलब तक्षशिला कौन से स्पेशलाइजेशन में एजुकेशन प्रोवाइड करता था, किस चीज़ के लिए फेमस था। तो इसका ऑप्शन ए है वेटनरी साइंस, बी है ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑप्शन डी है मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। तो तक्षशिला फेमस था मेडिकल साइंस एंड सर्जरी के लिए। अब थोड़ा सा तक्षशिला के बारे में समझ लेते हैं। तक्षशिला जो है एक बहुत पुराना एंशियंट सिटी था जो कि अभी कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में लोकेटेड है। और ये बहुत ज़्यादा रिनोड यूनिवर्सिटी था उस टाइम का, और जो कि बहुत अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी था, वर्ल्ड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो कह सकते हैं दुनिया का, वो तक्षशिला ही था। ये एक सबसे मेजर सेंटर था लर्निंग का एंशियंट टाइम्स में। जैसे कि आजकल के ज़माने में जो ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, जो जिस तरह का वो रुतबा रखता है, वो उस ज़माने में तक्षशिला को मिला हुआ था। इसमें जो है एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, फिलोसफी हो गया, लिटरेचर हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो मेडिकल साइंस और जो सर्जरी है, इसके लिए ये चीफली मुख्य रूप से फेमस था। इसमें स्पेशलाइजेशन इसका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी मेडिकल साइंस एंड सर्जरी का यहाँ पे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका फोकस क्या था। ए है जनरल एजुकेशन, बी है प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, सी है मेडिकल एजुकेशन एंड डी है टीचर एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, उसका फोकस था प्रोफेशनल और जो मैनेजमेंट एजुकेशन है वो। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था क्या। तो ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये लॉन्च हुआ था 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और जो फोकस था फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान का, वो था कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को है ना बहुत तेज़ी से फैलाना है। और इसका जोर ये किस चीज़ पे दिया था कि हमारे कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस तैयार हो, उसको बनाने में इसका ज़्यादा फोकस था। और ये जो 5 ईयर प्लान था ना, इसमें ना फाउंडेशन दिया था इसने डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गया, पावर एंड हेवी मशीनरी इंडस्ट्रीज़ हो गया। और इसका एम क्या था कि प्रोडक्शन हो कंज्यूमर गुड्स का, ये सब सारी चीज़ें इसके एम में शामिल थी। और जो फोकस था ना 5 ईयर प्लान का, वो प्रोफेशनल और मैनेजमेंट एजुकेशन में था, जिससे कि एक स्किल प्रोफेशनल जो है उसका ना वो बहुत मात्रा में है ना, बहुत ज़्यादा पूल ऑफ स्किल प्रोफेशनल क्रिएट हो हमारी कंट्री में, जिससे कि है ना ग्रोथ हो इन इंडस्ट्रीज़ का। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो इसलिए ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। और इसमें जो है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड थ्रू ए स्टेट और सेंट्रल एक्ट बाय ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, वो इस्टेब्लिश्ड किसके थ्रू हुआ, स्टेट या सेंट्रल एक्ट बाय ए सोसाइटी ऑफ रजिस्टर्ड बाय ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट।
स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि द चांसलर ऑफ ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एज द केस में बी। जो चांसलर है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है, सीएम के द्वारा या पीएम के द्वारा, जो भी केस हो। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन गलत है, आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट सी, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट जो 2 है वो इनकरेक्ट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट है ना, ये किससे रिलेटेड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया की, उससे रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, वो किसके थ्रू इस्टेब्लिश थ्रू किसके है, तो स्टेट या सेंट्रल एक्ट बाय ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या कोई भी अदर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो चांसलर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, वो अपॉइंट नहीं होता है सीएम ऑफ द स्टेट के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री के द्वारा। जो चांसलर है ना, वो एक डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक या पब्लिक फिगर है, जो कि अपॉइंटेड होता है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा या गवर्नर काउंसिलिंग ऑफ यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। तो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ए है कंट्रोल्ड एंड असिस्ट बाय टीचर, बी है लर्नर ओरिएंटेड, सी है बेस्ड ऑन लेक्चर मेथड, डी है नो फिक्स्ड करिकुलम, ई है कॉस्ट इफेक्टिव। तो इनमें से करेक्ट क्या है? ए सी ई, या फिर बी एंड डी, या फिर बी डी एंड ई, या फिर ए सी एंड डी। तो आंसर करने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है बी, डी एंड ई। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का, वो है लर्नर ओरिएंटेड होगा, इसका कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा, और जो है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से जान लेते हैं। तो जो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग होता है ना, वो एक ऐसा लर्निंग है जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड लर्निंग है उससे डिफरेंट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का? तो ये लर्नर ओरिएंटेशन इसमें होता है, लर्नर ओरिएंटेड होगा, इसका कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। इसमें जो लर्नर है वो कंट्रोल या एसेस, इसमें कोई टीचर द्वारा वो ना ही कंट्रोल किए जाएंगे, ना ही टीचर द्वारा वो इसका असेसमेंट होता है। और ये बेस्ड किस पे होता है? वेरियस मेथड्स पे अदर देन द लेक्चर मेथड। और इसमें क्या होगा, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गया, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया, ये सब। इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का, इसमें आएगा कि ये लर्नर ओरिएंटेड होगा, इसका कोई फिक्स्ड करिकुलम भी नहीं है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मीन्स सस्ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NHERC। NHERC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, बी है कि नॉन गवर्नमेंटल हायर एजुकेशन रिहैबिलिटेशन काउंसिल, ऑप्शन सी कह रहा है कि नेशनल हायर एजुकेशनल रीजनल सेंटर, ऑप्शन डी कह रहा है नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च कमिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है NHERC मीन्स नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। अब इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, NHERC, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है हायर एजुकेशन का हमारे इंडिया के अंदर। ये इंट्रोड्यूस्ड किया गया था इन द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में। जो NEP आया है इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका एम था कि इस्टेब्लिश ए सिंगल
overarching regulatory body to oversee all aspects of higher education in the country, इंक्लूडिंग एक्रीडेशन, फंडिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसका क्या था, एम क्या था कि हमारे देश में एक ऐसा सिंगल रेगुलेटरी बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाए जो कि हायर एजुकेशन का जितने भी एस्पेक्ट्स है हमारे कंट्री में उसको देखे, जैसे कि एक्रीडेशन भी यही करे, फंडिंग भी यही करे, और जो क्वालिटी है कि हमारे हायर एजुकेशन में क्वालिटी है कि नहीं उसको भी वो चेक करे, एश्योर करे। तो जो ये NHERC है ना, वुड रिप्लेस सेवरल एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज। जैसे कि हमारे देश में अभी अलग अलग तो उन रेगुलेटरी बॉडीज़ को ये रिप्लेस करेगा। जैसे कि हमारा UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसको रिप्लेस करेगा। ऑल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, इन सब सारी चीज़ों को ये रिप्लेस करेगा। और जो NHERC है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इंश्योर करने के लिए कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी से मतलब एडहेयर करे, उस पर वो चले, और जो मीट करे स्पेसिफिक बेंचमार्क को रिलेटेड टू टीचिंग, रिसर्च एंड स्टूडेंट आउटकम। तो ये रहा हमारा NHERC के बारे में, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल के बारे में। इसके बाद आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।